हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट सीरीज पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स ये होते क्या हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक में लिस्ट होती है तो वो क्या करेगी, वो पब्लिक से पैसा लेती है अपने किसी भी काम के लिए, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए। इन रिटर्न वो उस पैसे के रिटर्न में आप लोगों को अपना शेयर ऑफर करती है। तो जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंटेज के मालिक बन गए हो। तो जो भी कंपनी का लॉस और प्रॉफिट होगा वो शेयर के प्राइस में अप डाउन होगा एंड इक्विवेलेंटली वो प्रॉफिट आपकी तरफ या लॉस जो होगा वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पे भी शेयर्स की या स्टॉक्स की जो होती है बाइंग एंड सेलिंग होती है वो आपका स्टॉक मार्केट हो जाता है। एंड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, अब देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि जब आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं यानी कि आप उस कंपनी का मालिक बनना चाह रहे हैं कुछ परसेंटेज का, तो आपको ऑब्वियसली आप ऐसे ही तो ले नहीं लोगे। आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी उस कंपनी के बारे में, उसके चार्ट्स देखना, उसके प्रॉफिट्स देखना, उसके लॉसेस देखना, उसकी फाइनेंशियल चीज़ों को समझना। तो अब मैं अगर एक जनरल पर्सन के व्यू पॉइंट से बात करूं तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी टफ कॉल हो जाती हैं। क्यों? अब आप सुबह से शाम तक अपना जॉब करके आए, अपना काम करके आए 9 to 6, उसके बाद आपकी फ़िटनेस है, उसके बाद आपकी फैमिली है और आपकी एक लाइफ भी है। तो हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम ना बना पाओ। तब वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आ जाता है म्यूचुअल फंड्स बीच में आ जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे कि आप लोग जॉब करते हो या काम करते हो अपना 9 to 6, वैसे ही किसी पर्सन की ये एक फुल टाइम जॉब हो गई जिस जो कि आपके बिहाफ पे आपके पैसे को फर्दर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। जब आप अपनी 9 to 6 जॉब आप कर रहे होगे वैसे ही वो बंदा भी 9 to 6 कंपनीज़ को सर्च कर रहा होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है, तो यहाँ पे पैसा डालना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि आप एक एक्सपर्ट पर्सन को पैसे देंगे, वो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगा। अब वैसे आप अकेले बंदे तो होंगे नहीं, आपके जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे लोग, तो वो सबसे 100 रुपये 1000 रुपये जो भी जितना अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो उनसे लेगा। आप लोगों के बिहाफ पे आप सबके पैसे को वो फर्दर आगे कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इन रिटर्न वो आपसे अपना जो भी उसका कमीशन परसेंटेज बनता होगा वो चार्ज करेगा। सी एग्जांपल कि आपने अगले पर्सन को 100 रुपये दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 में से अगर उसका 1% कमीशन बना तो 100 में से 1 रुपये उसका, और जो बच गए आपके 99 रुपीज़ वो आपके आगे वो फर्दर इन्वेस्ट कर देगा कंपनीज में। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इन म्यूचुअल फंड्स, जो कि जनरली मैंने देखा कि कुछ लोग मिस आउट कर जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग गया तो आपकी ग्रोथ गारंटेड है। देखिए, जब कोई बंदा आपसे आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो उसका कमीशन तो फिक्स है, बट वो आपके बिहाफ पे फर्दर आगे पैसे लगा रहा है कंपनी में, तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होगा तो लॉस आपका होगा, वो पर्सन अपना कमीशन चार्ज करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे आपको एक डाउट ये राइज हो सकता है, यार ऐसे तो मेरे को लॉस भी हो सकता है। सो आई सेड कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो हैं वो एक वेरिएबल रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनमें कोई रिटर्न गारंटेड नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हैं। अब बाई हिस्ट्री अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जब वो एक्सपर्ट पर्सन आपके बिहाफ पे आपके पैसे को फर्दर आगे इन्वेस्ट करता है तो वो एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। वो क्या करेगा, वो मल्टीपल कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। से कि उसने किसी 40 कंपनीज में इन्वेस्ट किया या 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। तो ओवरऑल हिस्टोरिकली ऐसा पाया गया है कि जब एक पर्सन आपके पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालता है, एक्सपर्ट पर्सन, तो अगर कोई कंपनी नीचे जा रही है कोई ऊपर जा रही, तो ओवरऑल ये पाया गया कि आपका पैसा बढ़ ही जाता है। और अगर आप एक अच्छे टाइम तक बने रहते हो 10-15 साल तक, तो बाई चार्ट ये डाटा शो करता है कि आप एक अच्छा 14-15% के आसपास का आप इन रिटर्न एक्सपेक्ट
कर सकते हो। अब हम म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो था अभी तक बेस कंसेप्ट। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्या होती है, मेनली 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली आएगी आपकी डेट म्यूचुअल फंड्स, सेकंड रहेगी आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और थर्ड रहेगी आपकी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो मिक्स रहेंगे डेट और इक्विटी का। डेट फंड्स क्या रहते हैं, डेट फंड्स रहते हैं जिनमें ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न होता है आपका। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेट फंड्स में आते हैं आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये आपके मोर और लेस फिक्स ही देते हैं। आप इनमें रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 8 से 10% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इससे आगे आते हैं आप इक्विटी फंड्स में। इक्विटी फंड्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशन मिलेंगी। मैं आपको 20 कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट आप खुद से ही चूज़ कर पाएँ कि आपके लिए बेस्ट फंड क्या रहेगा। तो इक्विटी फंड्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम 3-4 जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देख लेते हैं। उनमें से पहली आ जाती है आपकी एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब आप एक पर्सन को आप अपने 100 रुपये देंगे तो वो अपना एक परसेंटेज कमीशन चार्ज करेगा और बचे हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। तो वो जो परसेंटेज कमीशन चार्ज होता है उसमें उसकी सैलरी हो या कंपनी का कोई भी XYZ खर्चा हो, वो जो परसेंटेज कमीशन रहता है एक म्यूचुअल फंड का, वो एक्सपेंस रेशो होता है। इसके बाद अगली जो टर्म्स आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स में वो रहेगी आपकी एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड जो होता है वो एक तरीके का आप लॉक पीरियड समझ सकते हो। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो उसमें नीचे शो करता है कि से एग्जिट लोड, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो 2 साल से पहले तो आपको X% आपका जो होगा वो चार्ज लगेगा। से एग्जांपल कि आपको 1% का वो लगेगा। तो अगर आप 2 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो तो आपको 2% का जो होगा वो एग्जिट लोड लगेगा। अब अगर आप अपने लॉक पीरियड को पूरा कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड जो टर्म्स आप देखोगे वो देखोगे आप टैक्सेस की। टैक्सेस में आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या होता है, अब देखिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आपको उस पर कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा कि एक पीरियड बना रखा होगा कि अगर आप 1-2 साल के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं तो आपको जो लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए बने रहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि STCG के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम चलते हैं वापस अपने म्यूचुअल फंड्स की साइड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अज्यूम कीजिए मार्केट में कि मार्केट में 1000 कंपनीज लिस्टेड है, तो अब उनमें से फंड्स कैसे क्लासीफाई होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा कि कंपनीज आपकी वहीं की वहीं सेम 1000 ही रहेंगी, बट डिपेंडिंग अपॉन द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन आपका फंड बदलता रहेगा। तो हम सबसे पहले जो सबसे फेमस कैटेगरी रहती है वो रहती है कैपिटल के बेस पे जो आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स बटे होते हैं। जैसे कि आपके होंगे कैपिटल के बेस पे रहेंगे आपके लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स। लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड वो होते हैं जिनका कैपिटल जो होता है वो 20,000 करोड़ के आसपास होता है। अब लार्ज कैप में क्या रहेगा, ये बड़ी कंपनीज रहेंगी तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगी। जब सिचुएशंस बिगड़ती हैं तो इनमें आपको इतना फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये लार्ज कैप और ऑलरेडी ये कंपनीज ग्रो कर चुकी हैं तो इनमें जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो वो आप ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करोगे, वो आप कर सकते हो 12 से 15% के आसपास की। अगली जो कैटेगरी आ गई वो आ गई आपकी स्मॉल कैप फंड्स। अब स्मॉल कैप फंड वो रहते हैं जिनका कैपिटल रहता है 5,000 करोड़ तक का। अब ये जो है ये छोटी कंपनीज हैं। अब समझने की कोशिश है, छोटी कंपनीज है तो इनके पास जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अब क्योंकि ग्रोथ प्रोजेक्शन ज़्यादा है तो आप जो अपना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आप अच्छा 18-19-20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इनको करेक्टली आप बाई एंड सेल करते हो तो। अब क्योंकि ये कंपनी स्मॉल है तो इन द केस ऑफ सिचुएशन जब बिगड़ती है तो ये कंपनीज गिरती भी ज़्यादा हैं। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी ज़्यादा होता है, जो भी एक्सपर्ट पर्सन रहेगा वो जनरली स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपेंस रेशो आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगले पर्सन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी स्मॉल कैप में अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करने में।
अगला जो आ जाता है वो आ जाता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में आपको वो कंपनीज देखने को मिलेंगी जो ट्रांजिशन कर रही होंगी स्मॉल कैप से लार्ज कैप में। अब क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपनीज होती हैं तो मिड कैप फंड्स को हम जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं। इससे जो अगला आ जाता है वो आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के। अब फ्लेक्सी कैप फंड एज आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो फंड्स रहेंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा लार्ज कैप में डालेंगे, कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में। ये फंड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में एक फ्लेक्सी कैप फंड ज़रूर रखें। अब यहीं पे आप एक दो चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कि आपने इंडेक्सेस सुने होंगे, आपने कई बार नाम सुना हो निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी 100 और भी बहुत सारे। तो इनके मतलब भी जान लेते हैं हम यहीं की पे। निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि जो इंडिया की जो सबसे टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ये निफ्टी 50 का जो चार्ट होता है ये इसी चीज़ को दिखाता है। अब जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो कभी सेम तो रहेंगी नहीं, वो ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो आज जो कंपनी टॉप 50 में हो सकता है वो एक साल के बाद टॉप 50 से नीचे आ जाए और कोई और कंपनी आ जाए। तो अब यहीं पे इंडेक्सेस देख लिए, तो अब हम इंडेक्स फंड्स भी समझ लेते हैं। अब इंडेक्स फंड्स क्या रहेंगे, ये सिंपली क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक निफ्टी 50 का फंड है, इसमें जो एक्सपर्ट होगा उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, उसको सिंपली क्या करना, जो भी निफ्टी 50 के चार्ट में जो भी कंपनी शो होते हैं उसको सिंपली पैसा उनमें इन्वेस्ट करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे पर्सन की एफर्ट कम हो गए तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो भी कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे निफ्टी 50 फंड्स हो सकता है, सेंसेक्स 30 फंड भी हो सकता है और भी फंड्स हो सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया था, यहाँ पे हमने फंड्स को क्या किया, कैपिटल के बेस पे क्लासीफाई किया। ऐसी और भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि मान लो सेक्टर वाइज फंड हो जाए। सेक्टर वाइज फंड बोले तो जैसे कि कोई फाइनेंशियल फंड हो गया, कोई आईटी फंड हो गया, कोई पीएसयू फंड हो गया। अब ये एज द नेम से जो पीएसयू फंड होगा वो पीएसयूज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। कोई बैंकिंग का फंड होगा वो बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ये रहता है आपको बेस कंसेप्ट, जिसके बेस पे आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बटे हुए होते हैं कि आईटी फंड्स हो गए, फाइनेंशियल फंड्स हो गए, पीएसयू फंड्स हो गए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझ, मान लीजिए जैसे कि आपकी लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स हैं। तो से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी भी कंपनी का, से कि आईसीआईसीआई एक कंपनी हो गई। अब आईसीआईसीआई कंपनी क्या होगी, इसके बहुत सारे फंड होंगे। इसका एक लार्ज कैप फंड भी होगा, इसका एक मिड कैप फंड भी होगा, इसका एक स्मॉल कैप फंड भी होगा। ऐसे ही एचडीएफसी का एक एग्जांपल ले लीजिए, एचडीएफसी के लार्ज कैप भी होंगे, स्मॉल कैप भी होंगे, मिड कैप भी होंगे। तो ऐसे आपको एक ही कंपनी के मल्टीपल फंड्स देखने को मिलेंगे। बट एज मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपनीज वहीं सेम 1000 रहेंगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो फंड्स बदलते रहेंगे आपके, और उसी के बेस पे उनके अंदर जो कंपनीज होंगी वो भी बदलती रहेंगी। और आपको ऐसी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फंड्स देखने को मिलेंगे। और फिर आपको अपनी स्टडी के बेस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड हो गया, आपका जो पास्ट ग्रोथ है कि पास्ट में फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया, उस बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए ये फंड सही है या ये फंड गलत है। अब लास्ट पॉइंट ये रह जाता है कि अब मैं म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कैसे करूं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए कि क्या आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट हो, से कि आपको बैंकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप बैंकिंग में ही काम करते हो, या फिर आपको आईटी कंपनीज़ के बारे में बहुत अच्छा पता है। तो आप क्या कीजिए, आप एक सेक्टर वाइज फंड में जाइए जिस भी आप सेक्टर के एक्सपर्ट हो। बट अगर आप एक सेक्टर एक्सपर्ट नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेक्टर फंड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा कि जब भी कोई एक सेक्टर डाउन जाएगा आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक सेक्टर एक्सपर्ट नहीं है तो आप सेक्टर फंड्स की तरफ ना जाएं। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको ये लगता है कि आप हैवी रिस्क उठा सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जाएं। या फिर अगर आप हैवी रिस्क नहीं उठा सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए और उसके बाद आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा रिस्क में भी चला जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपका मेन पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट रहेगा। अब ये तो हो गई सारी थ्योरेटिकल बातें कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करना। अब हम ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके और देख लेते हैं जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अब सेलेक्ट कैसे करना आपको एक म्यूचुअल